अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 46वीं किस्त का पहला हिस्सा। कोठली का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। मारिया अंदर चली गई। बाहर कब्र के पास सतूनों के पीछे अंबर और नाग छुपे हुए थे। कोठली का दरवाजा बंद हुआ तो नाग ने कहा, मुझे तो अंदर वाले अरब खलीफा बगदाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के हामी मालूम होते हैं। अंबर ने कहा, यह बात तो पूरे इत्मीनान से हमें मारिया ही बाहर आकर बता सकेगी। वैसे ख्याल मेरा भी यही है। अभी वो बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से आकर बिजली जैसी तेजी के साथ अंबर और नाग की गर्दनों में फंदे डालकर दोनों के हाथों को रस्सियों से बांध दिया। ये 4 अरब थे और तमाम के तमाम नौजवान थे। वो अरबी में बातें कर रहे थे। अंबर उनकी बातें समझ रहा था। उन्होंने अंबर से पूछा, क्या तुम अरबी जुबान समझते हो? अंबर बोला, हाँ, मगर तुम लोगों ने हमें किस लिए जकड़ रखा है? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। एक अरब ने कहा, इसका फैसला अंदर शेख के पास जाकर होगा, चलो अंदर। ये सारे अरब अंबर और नाग को घसीटते हुए कोठली के अंदर ले गए। अंदर बैठे अरब आपस में कोई खुफिया जलसा कर रहे थे। तपाई पर शम्मा रखी थी। दरवेश भी बैठा हुआ था। उन्होंने अंबर और नाग को गौर से देखा। शेख दरवेश बोला, ये लोग कौन हैं? ये हमारे दुश्मन हैं, छुपकर खानकाह में बैठे हुए थे। दरवेश ने अंबर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्या तुम चंगेजी फौज के जासूस हो? अंबर बोला, नहीं ए दरवेश, हम जासूस नहीं, हम तुम्हारे हमदर्द और चंगेजी फौज के खिलाफ जंग करने आए हैं। इस पर दरवेश और दूसरे अरब कहका लगाकर हंस पड़े। दरवेश ने आगे बढ़कर अंबर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर कहा, बकवास करते हो। अभी तुम खुद इकरार करोगे कि तुम दुश्मन के जासूस हो और हमें हलाक करने यहाँ आए हो। नाग ने कहा, दरवेश, मेरे भाई को अजियत पहुंचाकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। जब तुम्हें हमारी ताकत का पता चला तो तुम बहुत पछताओगे और हमसे माफी मांगोगे। खामोश गुस्ताख, तुम्हारी ताकत क्या है? हमें सब मालूम है। हमने दुश्मन की ताकत को कुचल कर रख देने का इरादा कर रखा है। तुमने और तुम्हारे सरदार अटीला ने हमारे खलीफा के खानदान को कैद कर रखा है। याद रखो, हम उन्हें बहुत जल्द छुड़ा लेंगे। अंबर ने सोचा कि मारिया अंदर क्या कर रही है, वो कहाँ है, वो क्या सोच रही है। उसने दरवेश से कहा, सुनो दरवेश, हम दोनों भाई मुल्क हिंद से तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। हमने सुन रखा था कि चंगेजी सिपाहियों के लश्कर ने बगदाद शहर में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म शुरू कर रखा है। हमने मुसलमानों की बहुत तारीफ सुनी थी। बस हम और तुम लोगों से मिलने और तुम्हारी मदद करने चले आए। अब तुम हम दोनों को कत्ल करने के बारे में सोच रहे हो। याद रखो, अव्वल तो तुम ऐसा कर न सकोगे। अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो तुम अपने 2 बेहतरीन मददगारों से महरूम हो जाओगे। अब भी वक्त है सोच समझकर कोई अगला कदम उठाना। दरवेश ने गुस्से में हाथ का इशारा करके कहा, इस शख्स की जुबान काट दी जाए। 2 अरब आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को जमीन पर लेटा दिया। उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया और लकड़ी के शिकंजे में जुबान निकालकर जकड़ दी गई। दूसरे अरब ने खंजर निकाला और जुबान काटने के लिए आगे बढ़ा। अब मारिया से रहा न गया। वो उस वक्त अंदर कोने में खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो आगे बढ़कर अरब पर हमला करने ही वाली थी कि उसे ख्याल आया कि अंबर की जुबान तो कट ही नहीं सकती। फिर उसकी मदद करने की क्या जरूरत है। वो अपनी जगह पर खड़ी रही। अरब ने खंजर लेकर उसे पत्थर पर रगड़कर तेज किया और अंबर की जुबान पर रखकर जोर से झटका दिया। सबको यकीन था कि अंबर की जुबान कटकर अलग जा गिरेगी और खून का फवारा उबल पड़ेगा, मगर वहां कुछ न हुआ। उल्टा ये हुआ कि जिस अरब ने खंजर चलाया था उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। जुबान के साथ खंजर ऐसा टकराया जैसे वो पत्थर की जुबान हो। उसने खंजर को उठाकर दोबारा अंबर की जुबान पर चलाना शुरू कर दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। खंजर जुबान पर चल रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी चाकू के पत्थर की सिल पर घिसने से आया करती है। दरवेश ने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे दो ये खंजर, तुम क्या कर रहे हो? अरब ने कहा, जुबान पत्थर की लगती है, इस पर खंजर नहीं चल रहा। नाग ने कहा, यह जुबान कभी नहीं कट सकेगी दरवेश। दरवेश ने आग बगुला होकर कहा, फिर इसके साथी की जुबान काट डालो। उन्होंने नाग को पकड़ लिया। अब तो मारिया घबरा गई क्योंकि नाग की जुबान कट सकती थी। वो अंबर की तरह अपनी जुबान को पत्थर की तरह सख्त नहीं कर सकता था। नाग भी घबरा सा गया। उसने मारिया से ऊंची आवाज में कहा, मारिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी या मैं अपना बचाव खुद करूं? मारिया ने नाग के कान में आकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरबों ने नाग को पकड़कर उसका मुंह खोलना शुरू कर दिया। नाग ने मुंह खोल दिया। एक अरब ने खंजर वाला हाथ उठाया ही था
کہ وہ नाग की जुबान काट डाले कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर इतने जोर से मुक्का मारा कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो तड़प कर पीछे मुड़ा। पीछे भी कोई नहीं था, सिर्फ उसके अपने साथी थे जो उससे फासले पर खड़े थे। उसने हड़बड़ा कर कहा, ये मुक्का मेरी गर्दन पर किसने मारा था? दरवेश बोला, किसी ने भी तो नहीं, मगर मुक्का मेरी गर्दन पर पड़ा है, मेरे हाथ से खंजर छूट कर गिरा है। नाग मुस्कुराया। अंबर ने कहा, अब भी तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है कि हमें पहचानो और दोस्त बना लो। हम तुम्हारे सच्चे खैरख्वाह हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मगर दरवेश बड़ा जिद्दी अरब था, वो भी सच्चा था। उसके खलीफा और सारे शाही खानदान को कैद कर लिया गया था। मुल्क में अफरा तफरी फैली थी, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो दोस्त है या दुश्मन। और फिर अंबर और नाग तो उनके खुफिया ठिकाने खानकाह में छुपे हुए थे। दरवेश ने कहा, पीछे हट जाओ तुम, मैं खुद इन दोनों की गर्दनें उड़ाता हूँ। सारे अरब परे हट गए। दरवेश ने तलवार खींची और अंबर की गर्दन पर वार किया। इस दफा भी वही हुआ, यानी तलवार अंबर की गर्दन पर पड़ी तो ऐसी ही आवाज आई जैसी तलवार किसी पत्थर पर गिरी हो। छन से हुआ और तलवार टेढ़ी हो गई। अब दरवेश ने नाग की गर्दन पर वार किया। मारिया ने पीछे से दरवेश को ऐसा धक्का दिया कि वो मुंह के बल सामने नाग के कदमों में आ गिरा। इन्हें कुचल कर रख दो। अब अरब नाग और अंबर पर टूट पड़े। ये बड़ी घमसान की जंग वाली बात थी। मारिया ने नाग से कहा, नाग भाई किसी तरह अपना बचाव करिए, मैं तुम्हें इतने ढेर सारे आदमियों से नहीं बचा सकती। नाग ने जोर से सांस अंदर को खींचा। जब बाहर छोड़ा तो वो एक फाख्ता बनकर उड़ा और छत की शैतीन पर जाकर बैठ गया। अरब हैरान होकर उसे देखते ही रह गए। उधर अंबर पर वो तलवारों से इस तरह वार कर रहे थे कि उसका कीमा कीमा कर डालेंगे, मगर एक भी वार अंबर को जख्मी नहीं कर सका था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं अगर चाहूं तो तलवार लेकर तुम सबको बारी बारी कत्ल कर सकता हूं, क्योंकि तुम खुद देख रहे थे कि मुझ पर तुम्हारे हमलों का कोई असर नहीं हो रहा, जबकि मेरा एक ही वार तुम्हें सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। दरवेश ने तलवार उठाकर एक भरपूर वार करना चाहा। अंबर ने सोचा कि ये लोग तो पागल हुए जा रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा सबक जरूर सिखाना चाहिए। अंबर ने एक अरब के हाथ से तलवार छीनकर हमला कर दिया। एक ही वार में उसने दरवेश को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर तलवार की नोक रख दी। अब कहो, क्या मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूं या इसी जगह तुम्हें हलाक कर दूं? बाकी अरब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दरवेश ने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं, इस शख्स पर हमला मत करना, ये शख्स हमारा दोस्त है। अंबर ने तलवार की नोक पीछे खींच ली। दरवेश जमीन पर से उठ खड़ा हुआ। उसने अंबर के हाथों में हाथ डालकर कहा, तुम हमारे दोस्त हो, मुझे अब यकीन आ गया है कि खुदा ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आओ हमारे साथ। अंबर को साथ लेकर दरवेश मेज के गिर्द बैठ गया। उसने कहा, ये बताओ कि तुम्हारा भाई किस तरह फाख्ता बनकर ऊपर छत की खिड़की पर जा बैठा है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भाई ये नाग जिसका नाम है, ये भी एक जादूगर है, मगर उसे सिर्फ इतना ही जादू आता है कि ये जब चाहे परिंदा बनकर उड़ सकता है, इससे ज्यादा ये कोई जादू नहीं जानता। सारे अरब ऊपर नाग को फाख्ता बने देखते रहे। फिर दरवेश ने कहा, अब तुम हमारे दोस्त बन गए हो, अपने इस भाई से कहो कि वो नीचे आ जाए, हमारे पास बैठे और हमारी बातों में हिस्सा ले। अंबर ने नाग को इशारा किया, नाग भाई नीचे आ जाओ, हमारी इनसे सुलह हो गई है। फिर फाख्ता एकदम से वापस नाग की शक्ल में आ गई। अरब तो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगे। खुदा की कसम, ये तो जबरदस्त जादूगर है। दरवेश ने नाग से कहा। नाग बोला, हाँ मेरे भाई, अंबर ने आपको ठीक कहा, मैं जादूगर जरूर हूं, मगर इसके सिवा मुझे कोई और जादू नहीं आता। दरवेश बोला, ये सबसे बड़ा जादू है, मेरा ख्याल है कि इसके बाद जादू खत्म हो जाता है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो इंसान से किसी परिंदे की शक्ल में आ जाए। फिर दरवेश ने अंबर से कहा, तुम कह रहे थे कि तुम हमारी मदद करने यहाँ आए हो, ये बात फिर से दोहराओ, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? अंबर ने कहा, हम तुम्हारी यही मदद कर सकते हैं कि खलीफा और उसके बाल बच्चों को जालिम दुश्मन अटीला की कैद से रिहाई दिलाई जाए। दरवेश ने कहा, लेकिन ये काम तो बड़ा मुश्किल है, खलीफा और उसके बाल बच्चों को अटीला की कैद से छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अंबर ने कहा, यह मैं भी मानता हूं कि ये काम आसान नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। हमें यकीन है कि अगर हमने मिलकर उस कोशिश को किया तो हम अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाएंगे। नाग ने कहा, यह बताओ कि खलीफा किस जगह कैद है? एक अरब बोला, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि खलीफा और उसके बाल बच्चों को बगदाद के शाही महल के किसी तहखाने में अलग अलग बंद रखा गया है और उन सब को बहुत जल्द कत्ल कर दिया जाएगा। अगर हमने 2-1 दिनों के अंदर अंदर खलीफा की मदद ना की तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाएगा। अंबर ने कहा, हम जरूर खलीफा की मदद को पहुंचेंगे, मगर पहले ये मालूम करना होगा कि खलीफा किस जगह पर अपने बाल बच्चों के साथ कैद है। ये काम कौन करेगा? मेरे ख्याल में ये काम हमारा दोस्त नाग आसानी से कर सकता है। ये परिंदा बनकर नीचे जा सकता है। नाग ने कहा, लेकिन मैं परिंदा बनकर वहां पकड़ा भी जा सकता हूँ।
अगर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बड़ी आसानी से भून कर खा जाएंगे, बल्कि चंगेजी फौज के सिपाही तो परिंदों को कच्चा ही चबाकर खा जाते हैं। अंबर ने कहा, इसके लिए नाग भाई तुम्हें कोई दूसरी शक्ल कर बदल कर वहां जाना होगा। ठीक है, मैं वहां जाकर पता लगा लूंगा। अंबर ने उन अरबों को यह नहीं बताया था कि मारिया भी उनके साथ वहां मौजूद है, जिसको वो आंखों से नहीं देख सकते थे। नाग के सांप बन जाने के बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया था। इन बातों के बताने की जरूरत नहीं थी। अरब दरवेश ने अंबर और नाग से कहा कि वो उसी खानकाह में ठहर सकते हैं। चुनाचे उन्हें उसी वक्त खानकाह के अंदर एक कोठली दे दी गई। वो कोठली में आकर बिस्तरों पर लेट गए। मारिया भी उनके साथ कोठली में आ गई। उसने कहा, तुम लोगों को तो कोठली मिल गई है, अब मैं किस जगह सोऊंगी? तुम इस जगह कोने में सो जाना बहन। चलो ठीक है। नाग शाही महल की तरफ रवाना हो गया। अंबर, मारिया और दरवेश दूसरे साथियों के साथ खानकाह में ही रहे, क्योंकि जब तक उन्हें यह मालूम नहीं होता कि खलीफा किस मकाम पर कैद है वो उसे बचा नहीं सकते थे, क्योंकि शाही महल के चप्पे चप्पे पर जबरदस्त पहरा था और चंगेजी सिपाही वैश्यों की तरह तलवारें लिए शाही महल के अंदर बाहर घूम रहे थे। अटीला दरबार में तलवार हाथ में लेकर बैठता था और हर रोज जाने कितने लोगों को फांसी चढ़ाने का हुक्म सुनाता था। नाग खानकाह से फाख्ता बनकर निकला। वो उड़ता उड़ता बगदाद के शाही महल के मीनार पर जाकर बैठ गया। उसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा। शाही महल की छत पर कोई नहीं था। वो उड़कर नीचे आ गया और छत पर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई सिपाही नहीं था। खतरा यह था कि किसी सिपाही की उस पर नजर पड़ गई तो वो उसे पकड़कर मार सकता था। उसके बगैर चारा भी कोई नहीं था। चुनाचे वो खुदा का नाम लेकर सीढ़ियों में आ गया। यहाँ अंधेरा सा था। वो फाख्ता की शक्ल में फुदकता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। अब वो शाही महल की दूसरी मंजिल के दलान में था। यहाँ उसे सिपाही दिखाई दिए जो इधर उधर घूम फिर रहे थे। सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक सालार निकलकर बाहर चला गया। बाकी सिपाहियों ने उसे झुककर सलाम किया। नाग फाख्ता की शक्ल में एक जगह से उड़कर सतून के ऊपर जाली में जाकर बैठ गया। एक सिपाही ने देखा कि एक फाख्ता उड़कर जाली पर जा बैठी। उसने कोई ख्याल न किया। हाँ, वो कुछ हैरान जरूर हुआ कि इधर फाख्ता कहां से उड़ गई। नाग अब सोचने लगा कि वो क्या करे। वो वहां से उड़कर दूसरी राहदारी में जालियों पर जाकर बैठ गया। यहाँ सिपाही तलवार लिए पहरा दे रहा था। एक और सिपाही उसके करीब से गुजरा तो पहरेदार ने हंसकर कहा, यार खलीफा को कब फांसी दे रहे हो? हम तो रात को तहखाने में पहरा दे देकर तंग आ गए हैं। दूसरे सिपाही ने कहा, अटीला कोई फैसला करेगा तो उसे फांसी होगी। मेरा ख्याल है शायद परसों उसे फांसी मिल जाएगी। सिपाही आगे निकल गया। नाग ने सोचा कि खलीफा जरूर इसी जगह कहीं कैद है, जरूर इसी दरवाजे से नीचे के तहखाने को रास्ता जाता होगा। उसने फैसला कर लिया कि वो पहरेदार की आंख बचाकर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा। वो ऊपर मुंडेर पर जा बैठा। कुछ देर के बाद वो दूसरा पहरेदार आ गया। उसने पहले पहरेदार से कहा, लो भाई अब तुम जाओ, छुट्टी करो। पहला बोला, यार छुट्टी कहाँ, रात को फिर यहाँ आकर पहरा देना पड़ेगा। बस थोड़ी देर जाकर आराम करूंगा। हाँ, खलीफा को रोटी पहुंचा दी गई। बहुत अच्छा भाई, अब तुम जाओ। पहला पहरेदार चला गया और दूसरा पहरेदार उसकी जगह पहरा देने लगा। ये पहरेदार मोटा था और मालूम होता था कि वो बहुत ज्यादा खाना खाकर आया है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो पहरा देते देते दीवार के साथ टेक लगाकर ऊँघने लगा। फिर उसके हल्के हल्के खराटे गूंजने लगे। नाग के लिए ये बड़ा सुनहरी मौका था। वो उड़कर नीचे आने के बजाय ऊपर बैठे बैठे फुनकार मारकर सांप की शक्ल में तब्दील हो गया। सांप बनते ही वो दीवार पर से रेंगता हुआ नीचे फर्श पर आया और दरवाजे की दर्ज में से अंदर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि जिसको वो कमरा समझ रहा है वो कमरा नहीं, बल्कि एक ऊंची छत वाली ड्योढ़ी थी, जिसमें एक तरफ दीवार के साथ शम्मा चल रही थी। ये ड्योढ़ी काफी दूर तक चली गई थी। वहां हल्की हल्की रोशनी थी। सारी ड्योढ़ी खाली थी। नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बाएं तरफ को ड्योढ़ी घूम गई। अब सामने एक दरवाजा आ गया। यहाँ सीढ़ियां नीचे को उतर रही थी। सांप समझ गया कि यहाँ सीढ़ियां नीचे तहखाने को जाती होंगी। वो सीढ़ियों पर से रेंगकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों में भी एक तरफ दीवार के साथ लगी शम्मा चल रही थी। उसकी रोशनी में सांप नीचे उतरता चला गया। सीढ़ियां खत्म हुई तो एक राहदारी बाएं तरफ को घूम गई। सांप भी उसी तरफ को घूम गया। उसे अब आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। ये कौन बातें कर रहा है, सांप ने सोचा। वो आगे रेंगता चला गया। अब उसके सामने एक दरवाजा आ गया। दरवाजे के बाहर दो सिपाही तलवार लटकाए पत्थर के बेंच पर नीम दराज थे और नाशपातियां खाते हुए बड़े मजे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये चंगेजी सिपाही थे। उनकी शक्लों से संगदिली और जुल्म टपक रहा था। उन्हें साफ देखकर पता चल रहा था कि उस एक सिपाही ने कम से कम 100 बेगुनाह इंसानों को हिलाक किया होगा। सांप रेंगता हुआ उनके पहलू में आकर दीवार के पत्थरों में एक जगह छुप कर बैठ गया। वो उनकी बातें सुनने लगा। पहला सिपाही बोला, यार मैंने शाही महल की लूट मार में एक ऐसा हीरा लूटा है जिसकी कीमत एक घोड़े के बोझ के बराबर सोना है। दूसरा कहने लगा, फिर तो तुम बड़े अमीर बन जाओगे वापस जाकर। पहला बोला, अरे भाई, जब वापस वतन जाना मिलेगा तो अमीर बनूंगा ना, अभी तो इसी काल कोठली में पड़ा तुम्हारे साथ पहरा दे रहा हूं।
दूसरे ने कहा, हाँ यार, इस कमबख्त खलीफा ने तो हमारा भी नाक में दम कर रखा है। फिर सुना है कि उसे 2 एक दिन में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। पहले ने कहा, इस कमबख्त को फांसी मिले तो हमारी जान भी छूटे। सांप के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि खलीफा उसके दरवाजे के अंदर कैद था। उसके बच्चे और शाही खानदान के दूसरे लोग कहाँ थे, ये सांप को अभी मालूम नहीं हो सका था। ये सब कुछ उसे खलीफा से मिलने के बाद ही मालूम हो सकता था। अब वो किसी तरह से अंदर जाकर खलीफा से मुलाकात करना चाहता था। सांप ने देखा कि ऊपर दीवार में छत के पास एक गोल सुराख है, जिसके मुंह पर लोहे का जंगला चढ़ा हुआ है। ये सुराख शायद अंदर हवा के लिए रखा हुआ था। अंदर जाने के लिए उससे बेहतर और कोई रास्ता न था। नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ उस दीवार वाले सुराख में से गुजरकर दूसरी जानिब कमरे में आ गया। ये कमरा एक गुमसुम अंधेरी काली दीवारों वाली कोठली थी, जिसके फर्श पर घास बिछी हुई थी। एक तरफ पत्थर की चौकी रखी थी। सामने देखा कि उस चौकी पर मिट्टी का एक दिया रोशन था। उस दिए की कमजोर सी रोशनी में करीब ही घास फूस पर एक सफेद बालों और चौड़े चेहरे वाला इंसान पुराने से कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। जरूर यही खलीफा बगदाद था, जिसको अटीला ने कैद कर रखा था। नाग रेंगता हुआ नीचे आ गया। वक्त बड़ा कीमती था। खलीफा उस वक्त बिल्कुल अकेला था। नाग ने फर्श पर घास फूस में उतरते ही एक जोर से फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में आ गया। खलीफा ने अपने पीछे फुनकार की आवाज सुनी तो उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे नाग घास पर बैठा था। खलीफा हैरान रह गया कि ये नौजवान वहां कहां से आ गया, मगर खलीफा आखिर बादशाह था और जरा न घबराया। समझ गया कि शायद किसी पुराने बादशाह की रूह उससे मिलने आई है, और या ये फिर हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो। खलीफा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ किस तरह से आ गए हो? क्या तुम कोई भूत हो या फिर तुम किसी की रूह हो? तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। अटीला के सिपाही तुम्हें भी मेरे साथ जिंदा ना छोड़ेंगे। नाग उठकर खलीफा के पास आ गया। उसने कहा, ए बादशाह, ना तो मैं किसी की रूह हूँ और ना मैं कोई भूत प्रेत हूँ। हाँ, मुझ में इतनी ताकत जरूर खुदा ने दी हुई है कि मैं जो शक्ल चाहे बदल सकता हूँ, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं। मैं इस वक्त तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जान बचाने वालों की तरफ से आया हूँ। खलीफा ने पूछा, तो लोग मेरी और मेरे खानदान की जान कैसे बचा सकेंगे? यहाँ तो कदम कदम पर सख्त पहरा है, सिपाही नंगी तलवारें लिए फिर रहे हैं। नाग बोला, ये काम आप हम पर छोड़ दें। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके खानदान को कहाँ कैद रखा हुआ है और सारे लोग कितने हैं? खलीफा ने कहा, मेरी बेगम और बच्चे और शहजादियां सब मिलाकर 20 इंसान हैं जो अटीला की कैद में हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि इस तहखाने में किसी जगह उन लोगों को कैद रखा गया है। नाग ने कहा, मैं अभी पता करके आता हूँ। ये कहकर नाग ने दोबारा सांप का रूप बदल लिया और दीवार के सुराख में से बाहर राहदारी में आ गया। सिपाही आपस में बैठे उसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे। सांप वहां से होकर आगे चला गया। ये राहदारी आगे जाकर एक तरफ को घूम गई थी। सांप भी दीवार पर रेंगता हुआ उधर को घूम गया। वो फिर एक दरवाजे पर आ गया। उस दरवाजे के बाहर भी 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। नाग दीवार के साथ चिमटा उनकी बातें सुनने लगा। वो लूट मार के माल की बातें कर रहे थे। मालूम होता था कि उन लोगों ने बहुत सा मालो असबाब लूटा हुआ है। उनकी बातों से सांप को यह पता न चल सका कि शाही खानदान के बाकी लोग कहां पर कैद हैं। सांप ने देखा कि उस दरवाजे के ऊपर भी एक गोल सुराख था, जिसके मुंह पर लोहे का जंगला चढ़ा हुआ था। वो रेंगता हुआ गोल सुराख में से दूसरी तरफ आ गया। ये कमरा काफी खुला था। यहाँ उसने देखा कि शाही खानदान की औरतें और बच्चे बेबसी की हालत में एक तरफ पड़े थे। शहजादियों के कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे उदास थे। मलका भी उस कमरे में थी। बच्चे जमीन पर लेटे सिसकियां भर रहे थे। ये सब कुछ देखकर सांप का दिल भर आया। नीचे उतरकर उन लोगों से बात करना बेकार था, क्योंकि औरतें एक सांप को बातें करता देखकर, सांप को इंसान के रूप में बदलता देखकर जरूर खौफ के मारे चीख पड़ती। इसलिए सांप ऊपर ही ऊपर से सुराख में से बाहर निकलकर राहदारी में आ गया। यहाँ से रेंगता हुआ वापस खलीफा बगदाद की कोठली में आते ही फिर से इंसान की शक्ल में बदल गया। उसने बादशाह से कहा, मैं आपके खानदान वालों को देख आया हूँ, वो यहाँ से आगे कोठली में कैद हैं। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन से लोग हैं? नाग ने बादशाह को दरवेश और दूसरे अरब साथियों के बारे में बताया, जो अपनी जानों पर खेलकर बादशाह और उसके घर बार को बचाने का अज़म किए हुए थे। बादशाह के चेहरे पर सुनकर खुशी की लहर आ गई। फिर ये लहर मुरझा गई और उदास होकर बोला, मेरे बच्चे, यहाँ से हम सब लोगों को निकल जाना बड़ी मुश्किल बात होगी। अटीला के सिपाही बड़े होशियार हैं, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तुम लोग हम सबको यहाँ से कैसे निकाल कर बाहर ले जा सकोगे? नाग ने कहा, ए बादशाह, ये हम वापस खानकाह में जाकर सोचेंगे कि आप लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाए। ये काम हमें कल रात के वक्त करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि अटीला आप लोगों को 2 एक दिन में फांसी देने के बारे में फैसला कर चुका है। बादशाह ने सांस भरकर कहा, अटीला ने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया है। अब वो शाही खानदान के लोगों को भी खत्म करना चाहता है, लेकिन मेरा खुदा मेरी जरूर मदद करेगा। वो हर शय से बड़ा और ताकत वाला है। नाग ने कहा, बादशाह सलामत, अब मैं जा रहा हूँ। आप कल रात यहाँ बिल्कुल तैयार रहें, और अगर हो सके तो किसी के हाथ शाही खानदान वालों को भी ये पैगाम पहुंचा दें। बादशाह बोला, मेरे बच्चे, मैं किसी के हाथ भी पैगाम नहीं भिजवा सकता। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो वहां जाकर उन्हें खबरदार कर दो।
नाग ने कहा, अगर मैं उनके पास गया तो वो डर जाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उन्हें उसी वक्त खबर करेंगे जब उन्हें यहाँ से फरार होना होगा। नाग ने बादशाह से इजाजत ली और सांप की शक्ल इख्तियार करके दीवार के सुराख में से रेंगता हुआ बाहर निकल गया। सिपाहियों के करीब से रेंगकर वो राहदारी की दीवार से होता सीढ़ियों में आ गया। सीढ़ियां चढ़कर वो दरवाजे में से निकलकर वो ऊपर छत पर आ गया। छत पर इत्तेफाक से एक सिपाही कहीं से आकर पहरा देने लगा था। उसने जो एक स्याह रंग के सांप को देखा तो तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। सांप तेजी से छत पर भागता हुआ मीनार की तरफ गया। सिपाही उसके सर पर पहुंच गया और तलवार लहराकर वार कर दिया। अगर सांप दूसरी तरफ ना पलट जाता तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। सांप ने सोचा कि शायद सिपाही उसका पीछा छोड़ देगा, मगर वो कोई बड़ा ही जिद्दी सिपाही था। वो दोबारा तलवार लेकर सांप की तरफ बढ़ा और फिर उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सांप घबरा गया, उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो कभी इधर जाता, कभी उधर भाग जाता। सिपाही उसका पीछा कर रहा था और तलवार जला रहा था। एक बार तो तलवार बिल्कुल सांप के दुम के ऊपर पड़ते पड़ते रह गई। नाग ने सोचा कि यह बदबख्त उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। छत पर चक्कर लगाते लगाते और सिपाही के आगे आगे भागते वो थक गया था। अब उसने क्या किया कि आगे बढ़कर एकदम से पलटा और फुनकार मारकर सिपाही की पिंडली पर डस दिया। सिपाही बड़ा दलेर और बहादुर था। उसने अपनी पिंडली पर तलवार मारकर जख्म कर दिया ताकि जहर वाला खून बाहर निकल जाए। सांप इतनी देर में भागकर छत की एक बुर्जी पर चढ़ गया था। ऊपर चढ़कर उसने एकदम से दोबारा फाख्ता की शक्ल इख्तियार की और झुककर नीचे देखा। सिपाही जख्म पर पट्टी बांध रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि जिस सांप ने उसे काटा है वो कोई मामूली सांप नहीं बल्कि एक शीशनाग है, जिसका जहर बड़ा ही खतरनाक है। सांप के जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। सिपाही का सारा बदन कांपने लगा, उसका चेहरा नीला होने लगा, हाथ पांव सुन्न हो गए। वो बैठे बैठे छत पर गिर पड़ा और मर गया। नाग फाख्ता की शक्ल में उड़ता हुआ वापस पुरानी खानकाह में पहुंच गया। यहाँ उतरकर उसने फिर से इंसान की शक्ल बदली और खानकाह के अंदर आ गया। अंबर, मारिया और दूसरे अरब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने आते ही उन्हें बता दिया कि खलीफा बगदाद और उसके शाही खानदान के लोग तहखाने में कैद हैं। उसने उन्हें बादशाह से मुलाकात का हाल भी सुना दिया। उसके बाद वहां खाना तकसीम किया गया और मारिया के लिए अंबर से अलग खाना रखकर उसे कोठली में पहुंचा दिया। अगले रोज उन्होंने बादशाह को छुड़ाने के बारे में गौर करना शुरू कर दिया। उन्होंने आधी रात को हमला करने का प्रोग्राम बनाया। हमले में अंबर सबसे आगे आगे था। अंबर ने अपने साथ मारिया को भी रखने का फैसला किया, लेकिन उसने अपना फैसला दरवेश और अरब साथियों को ना बताया, क्योंकि उन्हें मारिया के बारे में कुछ इल्म नहीं था और अंबर चाहता भी नहीं था कि उन्हें मारिया के मुतालिक कुछ बताए। दरवेश ने कहा, अंबर, क्या तुम अकेले हमारे बादशाह और उसके खानदान वालों को महल से बचाकर ला सकोगे? अंबर बोला, महल में मैं अकेला नहीं जाऊंगा, महल में तुम भी मेरे साथ जाओगे, मगर तुम महल के दरवाजे पर खड़े रहोगे, बिल्कुल तैयार। घोड़ों को बिल्कुल तैयार रखना होगा। मेरा काम अंदर जाकर बादशाह और उसके बच्चों को वहां से निकालना होगा। अरब बोला, मेरा ख्याल है तुम अकेले ना जाओ, अपने साथ नाग को भी लेते जाओ। जब नाग ने भी अंबर को मजबूर किया तो वो नाग को साथ ले जाने पर तैयार हो गया। मारिया को उसने पहले ही तैयार कर रखा था। अब वो पुरानी खानकाह में बैठे आधी रात होने का इंतजार करने लगे। दरवेश ने अपने अरब साथियों के लिए घोड़े मंगवाए। जब रात हो गई तो ये लोग पुरानी खानकाह से महल की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने स्याह कपड़े पहन रखे थे ताकि अंधेरे में कोई उन्हें आसानी से न देख सके। वो महल के पिछवाड़े वाले बाग में खजूरों के एक झुंड के नीचे रुक गए। उन्होंने घोड़ों को दरख्तों से बांध दिया। दरवेश ने कहा, अंबर भाई, मैं एक बार फिर तुम्हें कहूंगा कि अपने साथ हम में से 2-4 आदमियों को जरूर ले लेते, क्योंकि तुम अकेले शायद इतना बड़ा काम न कर सको। अंबर ने कहा, नहीं भाई, तुम मेरे बारे में फिक्र न करो, मैं अकेला ही ये काम करूंगा और फिर नाग भी तो मेरे साथ है। जाने से पहले अंबर ने कहा, तुम हर तरह से होशियार रहना। तुम्हें काम ये करना होगा कि महल की पिछली दीवार के पीछे छुपकर हमारा इंतजार करना। हम रस्सों की मदद से ऊपर वाली दीवार से नीचे उतरेंगे। दरवेश बोला, हम तैयार रहेंगे, फिक्र न करो। अंबर ने नाग और मारिया को साथ लिया और शाही महल की दीवार के साथ साथ चलने लगा। चलते चलते वो एक ऊंचे से रेत के टीले पर आ गए। यहाँ से महल की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी, ऊपर दीवार के किंगरे बने हुए थे। अंबर ने नाग को इशारा किया। नाग ने सांस ऊपर को खींचा और सांप की शक्ल में तब्दील हो गया। सांप की शक्ल में तब्दील होते ही नाग ने रस्सी का सिरा मुंह में पकड़ा और उसे लेकर महल की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। दीवार के ऊपर जाकर उसने रस्सी को दीवार के किंगरे के गिर्द 3-4 बार घूमकर लपेट लिया। नीचे से अंबर ने रस्सी को खींचा तो वो ऊपर मजबूती से बंध गई। अंबर ने सीटी मारकर नाग को इशारा दिया कि हम ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले उसने मारिया को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। मारिया ने रस्सी को पकड़ा और आहिस्ता से ऊपर चढ़ने लगी। मारिया ऊपर पहुंच गई तो अंबर भी रस्सी के सहारे लटकता हुआ ऊपर चढ़ गया। नाग और अंबर ने स्याह लिबास पहन रखे थे। मारिया के लिए स्याह लिबास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अब वो तीनों शाही महल की छत पर थे। सांप आगे आगे रेंगता हुआ अंबर और मारिया को तहखाने का रास्ता दिखाने लगा। सांप छत पर रेंगता हुआ ऊपर एक दरवाजे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगा। ये सीढ़ियां नीचे शाही महल की दूसरी मंजिल के दलान में चली जाती थी। जब वो सीढ़ियों के निचले दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां एक सिपाही पहरा दे रहा था।
मारिया ने अंबर के कंधे को आहिस्ता से दबाकर खबरदार किया। अंबर ने सांप के कान में कहा, इस सिपाही को ठिकाने लगाना होगा नाग भाई। सांप ये सुनकर सिपाही की तरफ बढ़ा। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। पहरा देने वाले सिपाही को अंधेरे में कुछ दिखाई न दिया कि एक स्याह सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बड़े आराम से खड़ा तलवार उठाए पहरा देता रहा। सांप उसके पांव के करीब आ गया। फिर वो दीवार पर रेंगता हुआ उस जगह गया जहां से वो पहरेदार की गर्दन के पास पहुंच गया। सांप सिपाही को डसना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से खतरा था कहीं वो चीख न मार दे। सांप चुपके से आगे बढ़ा और उसने सिपाही की गर्दन पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन के गिर्द कुंडली मारी। सांप ने अपने कुंडल सिपाही के गिर्द इस जोर से कस दिए कि सिपाही का दम घुटने लगा। उसकी आवाज न निकली और वो अपनी गर्दन को दोनों हाथों से थामे जमीन पर गिरते ही दम तोड़ गया। इस काम से फारिग होकर वो महल की दूसरी मंजिल के दालान में आ गए। अब सामने वाली सीढ़ियों तक मैदान साफ था। फिर भी रात को पहरा देने वाले सिपाही कभी कभी सामने से बातें करते गुजर जाते थे। अंबर और मारिया ने मिलकर सिपाही की लाश को सीढ़ियों में अंदर की तरफ खींच लिया, ताकि पहरे पर गश्त करने वाले सिपाहियों को शक न पड़ जाए और सारे किए किराए पर पानी न फिर जाए। अंबर ने नाग से कहा, तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकलकर किसी तरह बादशाह के पास पहुंचो और उसे जाकर खबरदार कर दो कि वो होशियार हो जाए। हम उसकी मदद को पहुंच रहे हैं। अंबर का इशारा पाकर सांप दलान के फर्श पर रेंगता हुआ सामने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां सीढ़ियों पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। सांप उनके ऊपर दीवार पर से होकर बड़ी आसानी से गुजर गया। वो सीढ़ियों पर से होता नीचे तहखाने वाली राहदारी में आ गया। यहाँ से वो सारे रास्ते को जानता था। वो उस तहखाने के पास आ गया जहाँ बादशाह बगदाद कैद था। यहाँ भी 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। सांप दीवार पर रेंगता हुआ कैदखाने की दीवार वाले सुराख में से अंदर चला गया। कोठली में आकर उसने जमीन पर उतरते ही दोबारा इंसान की शक्ल बदल ली। खलीफा बगदाद ने उसे देखा तो ताज्जुब से कहा, नाग तुम फिर आ गए मेरे बरखुरदार, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नाग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। हम लोग आपको बचाने के लिए आए हैं। हम लोग कौन? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा। नाग ने कहा, मैं और मेरे अरब साथी और दरवेश। कहाँ ये सब? आप उसकी फिक्र न करें, मैं आपको सिर्फ ये खबर देने आया हूँ कि आप होशियार रहें और जिस वक्त हम आपके पास पहुंचे आप फौरन ही हमारे साथ चल पड़ें। क्या अपने बाल बच्चों को लिए बगैर ही? नाग ने कहा, उनको हम खुद अपने साथ लाएंगे। आपका काम फौरन हमारे साथ यहाँ से भाग निकलना है। अब मैं जा रहा हूँ, हम थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे। ये कहकर नाग ने दोबारा सांप की शक्ल बदली और दीवार के सुराख में से गुजरकर बाहर निकल गया। अंधेरी राहदारी में से होता हुआ वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। अब वो दलान के फर्श पर से गुजरता अंबर और मारिया के पास आ गया। उसने अंबर और मारिया को बताया कि वो बादशाह को होशियार कराया है। अंबर ने कहा, शाबाश, अब हमें उनके सामने वाले दोनों पहरेदारों को भी ठिकाने लगाना है। ये भी हमारे रास्ते के पत्थर हैं। सांप ने कहा, मैं अभी जाकर उन्हें भी ठिकाने लगाता हूँ। मारिया ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मारिया के हाथ में रस्सी थी। सांप और मारिया दलान में से गुजरकर पहरेदार सिपाहियों के पास आ गए। दोनों सिपाही बड़े आराम से टांग पर टांग रखे बैठे थे। किसी वक्त वो आपस में एक आध बात कर लेते थे। मारिया एक सिपाही के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सांप दूसरे सिपाही के पास ही दीवार पर रेंगता हुआ आ गया। मारिया ने हल्की सी सीटी बजाई। ये इशारा था हमला करने का। सिपाही ने ऊपर देखा कि ये सीटी की आवाज कहाँ से आई है। उसने अपने साथी से पूछा, तुमने अभी अभी सीटी की आवाज तो नहीं सुनी? अरे नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। इतने में सांप और मारिया ने एक साथ दोनों सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। मारिया ने एक सिपाही की गर्दन में रस्सी डालकर इतने जोर से बल दिए कि वो गर्दन को पकड़े बगैर आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ सांप ने भी छलांग लगाकर दूसरे सिपाही की गर्दन के गिर्द कुंडली डालकर उसे गले से दबाना शुरू कर दिया। दूसरा सिपाही भी बगैर आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। दोनों सिपाहियों को गिरते देखकर अंबर लपक कर वहां आ गया। मारिया ने कहा, ये दोनों सिपाही बेहोश हैं, ये मरे नहीं हैं। हो सकता है ये होश में आ जाएं, इसलिए बेहतर है कि इन लोगों के हाथ पांव और मुंह बांध दिए जाएं। ठीक है। अंबर और मारिया ने मिलकर दोनों सिपाहियों के हाथ पांव रस्सी से बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि वो आवाज न निकाल सकें। फिर उन्होंने बेहोश सिपाहियों को उठाकर दरवाजे के पीछे गिरा दिया। इस काम से फारिग होकर अंबर ने नाग से कहा, अब हमें किस तरफ चलना होगा नाग भाई? सांप ने नीचे आने का इशारा किया। सांप आगे आगे सीढ़ियां उतरने लगा। अंबर और मारिया उसके पीछे पीछे चल पड़े। सीढ़ियां उतरकर वो एक गुलाम गर्दिश में आ गए जहां एक तरफ शम्मा जल रही थी। सांप आगे आगे रेंग रहा था। गुलाम गर्दिश दूर तक रोशन थी। सांप आगे आगे रेंग रहा था। अंबर दीवार के साथ लगकर चल रहा था कि कोई उसे देख न ले, क्योंकि सांप ने उसे कह दिया था कि आगे बड़ा सख्त पहरा है। अब हम मंजिल के करीब हैं, होशियार रहना। तहखाने की कोठली का दरवाजा मोड़ मुड़ते ही आ जाएगा। उस कोठली में बादशाह कैद है। समझ गया? अंबर ने आहिस्ता से कहा। गुलाम गर्दिश का मोड़ मुड़ते ही सामने कैद का दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे के बाहर भी 2 हट्टे कट्टे सिपाही पहरा दे रहे थे। यहाँ अंबर एक तरफ होकर चुप गया। उसने सरगोशी में मारिया से कहा, मारिया, सांप को लेकर आगे बढ़ो। अब फिर तुम दोनों का काम शुरू होता है। जल्दी करो, देर न लगाओ, रात गुजर रही है। इशारा पाते ही मारिया और सांप कोठली के बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों की तरफ चल पड़े। ये सिपाही बड़े हट्टे और पहलवान किस्म के सिपाही थे।
सांप ने सरगोशी में मारिया से कहा, मारिया, हो सकता है ये मोटे सिपाही गला दबाने से मरने या बेहोश होने के बजाय शोर मचा दें। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि उनमें से एक को मैं डस देता हूँ और दूसरे को तुम हलाक कर दो। उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो हो सकता है ये लोग शोर मचा दें और दूसरी तरफ जो सिपाही शाही खानदान पर पहरा दे रहे हैं वो भाग कर यहाँ आ जाए और हमारा भांडा फूट जाए। मारिया ने कहा, ऐसा ही करते हैं, चलो आगे चलो। ये सिपाही बड़े जालिम हैं, इन्होंने न जाने कितने बेगुनाह इंसानों के खून से हाथ रंगे हैं। मारिया और सांप आगे बढ़े। दोनों सिपाही चांदी के सिक्कों से खेल रहे थे। मारिया और सांप उनके करीब जाकर रुक गए। सिपाहियों को कोई खबर नहीं थी कि उनकी मौत उनके पास खड़ी है। वो आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे और सिक्कों से खेल भी रहे थे। सांप दीवार पर चुपके से रेंगता हुआ उस जगह आ गया जहां से वो बड़ी आसानी के साथ एक सिपाही की गर्दन पर अपने जहरीले दांत चुभो सकता था। दूसरी तरफ मारिया ने भी फर्श पर से एक भारी पत्थर उठा लिया था। मारिया ने सांप के सर पर हाथ लगाकर उसे एक साथ हमला करने का इशारा किया। दोनों हरकत में आ गए। उधर सांप ने लपक कर मोटे सिपाही की फूली हुई गर्दन पर जोर से डस दिया। दूसरी तरफ मारिया ने दूसरे सिपाही की गर्दन पर इस जोर से पत्थर मारा कि वो बगैर आवाज निकाले चकरा कर फर्श पर गिर पड़ा। सांप के जहर ने सिपाही की गर्दन को फंदे की तरह जकड़ लिया था। उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया, गला खुश्क हो गया और फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। दूसरे सिपाही का भी यही हशर हुआ। दोनों मर चुके थे। सांप ने मारिया को इशारा किया। मारिया ने एक सिपाही की कमर के साथ लटकी हुई चाबियों को निकाला और कैद खाने का ताला खोल दिया। इतनी देर में अंबर भी भागकर वहां आ गया। अंबर ने कहा, इन मरे हुए सिपाहियों को दीवार के साथ इस तरह खड़े कर दो कि यही मालूम हो कि ये मरे हुए नहीं हैं, बल्कि पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों मुर्दा सिपाहियों को दीवार के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। दूर से देखने पर यही मालूम होता था कि वो जिंदा हैं और पहरा दे रहे हैं, जबकि वो मर चुके थे। सांप फुनकार मारकर नाग के रूप में आ गया। नाग ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मारिया और अंबर भी नाग के साथ ही कैदखाने की कोठरी में दाखिल हो गए। बादशाह पत्थर के तख्त पर उदास बैठा था। नाग ने जाते ही अंबर का तारुफ करवा कर कहा, ये हमारा साथी अंबर है। बादशाह सलामत, हम आपको यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाने के लिए आ गए हैं, आप हमारे साथ चलें। बादशाह ने पूछा, कहाँ? नाग ने कहा, शाही खानदान की कोठरी में। वो यहाँ से करीब ही कैद में है, मैं उन्हें देख आया हूँ। बादशाह कुछ हिचकिचाया और कहने लगा, तुम लोग मेरी खातिर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है, हमने सारा इंतजाम कर लिया है, आप देर न करें, वक्त बड़ा कीमती है, अगर ज्यादा देर हो गई तो हम हार जाएंगे। नाग ने कहा, उठिए बादशाह सलामत, जल्दी करें। बादशाह उठकर अंबर और नाग के साथ चल पड़ा। मारिया भी उनके साथ ही थी। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, तुम लोग नाग के साथ दूसरे कैदखाने के दरवाजे पर जाकर पहरेदारों की खबर लो, हम तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं। बादशाह ने हैरान होकर अंबर से कहा, तुम किससे बातें कर रहे हो? अंबर बोला, ये सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा, खुदा के लिए अभी हमसे कुछ ना पूछें, कोई सवाल ना करें, बस चुपचाप हमारे साथ साथ चलते जाएं। नाग ने उसी वक्त सांप की जौन बदली और मारिया को साथ लेकर राहदारी में से गुजरता दूसरे कैदखाने के दरवाजे पर आ गया। अंबर ने भी तलवार खींच ली और उनके साथ साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर पहरेदार सिपाहियों ने शोर मचाया तो यहाँ उनकी आवाज़ कोई न सुन सकेगा। सारे के सारे सिपाही या बेहोश हो चुके थे या मर चुके थे। जहाँ शाही खानदान कहता, उनके दरवाजे पर 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर बादशाह को लेकर पीछे रुक गया। दोनों एक तरफ हो गए। सांप और मारिया आगे निकलकर सिपाहियों के सर पर जा पहुंचे। सिपाही हंसी मजाक में लगे हुए थे। सांप ने जाते ही एक सिपाही को काट खाया। उस सिपाही ने चीख मारकर कहा, सांप सांप। तीनों सिपाही उसकी तरफ लपके। सांप ने दूसरे सिपाही को भी डस दिया। बस उसके बाद नाग नहीं डस सकता था, उसका जहर खत्म हो चुका था। दोनों सिपाही सांप के खतरनाक जहर के असर से गिर पड़े। बाकी 2 सिपाही सांप की तरफ तलवारें निकालकर लपके। सांप तेजी से दीवार के ऊपर चढ़ गया। मारिया ने तलवार लेकर एक सिपाही की गर्दन पर वार किया। सिपाही की गर्दन बहुत सख्त जख्मी हो गई। उधर से अंबर भी तलवार लेकर बाहर निकल आया। चौथे सिपाही का मुकाबला अंबर से शुरू हो गया, मगर वो अंबर से मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी एक वजह तो ये थी कि अंबर पर उसके किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। दूसरे मारिया भी तलवार लिए अंबर की मदद के लिए तैयार खड़ी थी। चुनाचे बहुत जल्द चौथे सिपाही की लाश भी जमीन पर खून में लथपथ होकर गिर पड़ी। 2 सिपाही सांप के जहर से हलाक हो गए। एक सिपाही मारिया की तलवार के वार से शदीद जख्मी होकर दम तोड़ गया और चौथे सिपाही का काम अंबर की तलवार ने तमाम कर दिया। अंबर ने कहा, जल्दी से दरवाजा तोड़ दो। उन्होंने तलवारों के दस्ते मार मार कर दरवाजे का ताला तोड़ दिया। सांप ने नाग की इंसानी शक्ल तब्दील कर ली ताकि शाही खानदान की औरतें और बच्चे उसे सांप की शक्ल में देखकर डर न जाएं। अंबर ने बादशाह सलामत को साथ लिया और दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए। शाही खानदान के लोग अंदर बुरी हालत में थे। उनमें शहजादियां भी थी, बादशाह की मलका भी थी और बच्चे भी थे। उन्होंने जब बादशाह को देखा तो खुशी से लिपट गए। मलका ने कहा, आप यहाँ कैसे आ गए?
बादशाह ने कहा, मलका ये लोग हमारे वफादार हैं, ये हमें यहाँ से बचा कर ले जाने आए हैं। अंबर ने कहा, मलका सलामत, बातों में वक्त ज़ाया न करें, अभी इसी वक्त हमारे साथ यहाँ से निकल चलें। अंबर और नाग ने शाही खानदान को साथ लिया और बड़ी तेजी से ये 19-20 शाही अफराद की टोली गुलाम गर्दिश में सिपाहियों को लाशों को छोड़कर भागती हुई ऊपर दूसरी मंजिल के दालान में आ गई। यहाँ पर भी सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी। अंबर शाही खानदान को लेकर महल की छत पर आ गया। छत पर 2 सिपाही गश्त कर रहे थे। बदकिस्मती से जो ही बादशाह सलामत, मलका और शाही खानदान के शहजादे शहजादियां छत पर आईं, सामने से गश्त करते हुए सिपाही भी आ गए। उन्होंने जो बादशाह और मलका और सारे शाही खानदान को भागते देखा तो शोर मचा दिया और तलवारें खींचकर उनकी तरफ लपके। खुदा का शुक्र हुआ कि सिपाहियों के शोर मचाने की आवाज़ें किसी ने न सुनी, क्योंकि वो एक तो महल की छत पर थे, दूसरे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अंबर और मारिया तलवारें सोंधकर दुश्मन सिपाहियों की तरफ बढ़े। सख्त मुकाबला शुरू हो गया। दोनों सिपाही बुखला गए कि मुकाबले वो एक शख्स अंबर से कर रहे थे, लेकिन उन पर हमले 2 तरफ से हो रहे थे। दूसरी तरफ से मारिया हमले कर रही थी, जिसको सिपाही नहीं देख सकते थे। अंबर बढ़ बढ़कर तलवार चला रहा था। देखते ही देखते दोनों सिपाही ढेर हो गए। अंबर ने कहा, जल्दी करो, रस्सी नीचे लटक रही है, एक एक करके नीचे उतरते चलो, देर न करो, वक्त बड़ा नाजुक है। सबसे पहले उन्होंने बादशाह को नीचे उतारा, फिर मलका और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे शहजादों और छोटी शहजादियों को नीचे उतार दिया। आखिर में नाग, मारिया और अंबर भी नीचे आ गए। नीचे आते ही सारे टोले ने अंबर के पीछे पीछे बड़ी तेजी के साथ शाही महल की दीवारों के साथ साथ भागना शुरू कर दिया। अंबर ने जोर से सीटी बजाई। खजूरों के झुंड में बैठे अरब मुजाहिद खबरदार हो गए। वो एकदम से घोड़े खोलकर बादशाह की मदद को लपके। उन्होंने देखा कि बादशाह, मलका और शाही खानदान के लोग अंधेरे में उनकी तरफ भागे चले आ रहे हैं। दरवेश ने आगे बढ़कर उन्हें घोड़े पेश किए। बादशाह सलामत, आप लोग जल्दी से इन घोड़ों पर सवार होकर हमारे साथ यहाँ से भाग चलें। सब लोग घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़े सरपट भागते हुए रात के अंधेरे में गुम हो गए। रेत के टीलों में से निकलकर उन्होंने रेत का एक काफी मैदान अबूर किया और पुरानी खानकाह में दाखिल हो गए। शाही खानदान के सारे लोगों को खानकाह की खुफिया कबीरगाह में लेकर छुपा दिया गया। दरवेश ने साथियों से कहा, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकलकर मगरिब की तरफ दरियाए दजला के किनारे जाकर बस्ती में छुप जाएं। मुनासिब वक्त पर हम आकर आपसे मिलेंगे। तमाम मुजाहिद घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। सारी रात तेज हवा चलती रही, जिसने रेत पर से घोड़ों के पांव के निशान बिल्कुल मिटा दिए। अंबर और नाग और मारिया अपनी कोठली में जाकर सो गए। वो बेहद थके हुए थे। दरवेश भी अपनी कोठली में जाकर पड़ गया। बादशाह और मलका अपने बाल बच्चों के साथ खानकाह की सबसे खुफिया कोठली में बैठे खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसने गैबी मदद भेजकर उनके शाही खानदान की इज्जत, आबरू और जान बचा ली। दरवेश ने बादशाह सलामत से कहा था कि सुबह को बातचीत शुरू होगी। दरवेश अंबर और नाग के मशवरे के साथ बादशाह और शाही खानदान को दरियाए दजला पार करवा के वहां से अफ्रीका के किसी मुल्क में पहुंचा देना चाहता था। रात गुजर गई, दिन निकल आया। सुबह की रोशनी निकलते ही महल में शोर मच गया कि बादशाह और शाही खानदान के सारे लोग सिपाहियों और पहरेदारों को कत्ल करके शाही महल से फरार हो गए। ये खबर अटीला तक पहुंची तो वो गुस्से से कांपने लगा। उसने तलवार खींची और भागता हुआ तहखाने में आया। वहां दरवाजे टूटे हुए थे। जगह जगह पहरेदार या तो बेहोश थे और या उनकी लाशें पड़ी थी। जो सिपाही बेहोश थे उन्हें अटीला ने गुस्से में तलवार का वार करके एक एक को मौत के नींद सुला दिया। उसके वजीर ने कहा, हजूर, इससे तो ये पूछ लिया जाता कि उन्हें किसने बेहोश किया था। अटीला ने पांव जमीन पर मारकर कहा, यह मैं खुद मालूम कर लूंगा वजीर। अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं तुम्हें भी अभी अभी मौत की नींद सुला दूंगा। जो हजूर की मर्जी सरकार। वजीर ने यह कहकर अपनी जान बचाई। अटीला वापस अपने महल में आ गया। उसे ये इतनी बड़ी जबरदस्त शिकस्त मालूम हो रही थी कि उसके कड़े पहरे के बावजूद बादशाह और शाही खानदान के सारे लोग शाही महल में से भाग जाएं। उसने गुस्से में कहा, एक दो नहीं, सारे के सारे भाग गए। आखिर ये कैसे हुआ? ये कोई मेरे खिलाफ बड़ी जबरदस्त साजिश हुई है वजीर। जी सरकार, इस शहर के मकानों का कोना कोना छान मारो। अगर कल तक बादशाह और शाही खानदान के भागे हुए लोग ना मिले तो इस शहर की रही सही आबादी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये मेरा हुक्म है। शहर में मनादी करा दो कि जिसके घर में बादशाह और मलका छुपी हुई हो वो उनको बाहर निकाल दे, नहीं तो परसों इस शहर के बच्चे बच्चे को ज़िबा कर दिया जाएगा। जो हुक्म सरकार। ये एक बड़ा ही जालिमाना हुक्म था। मनादी वाले ने शहर के चौक में जाकर नौबत बजा बजाकर ऐलान शुरू कर दिया कि अगर बादशाह और मलका को लोगों ने बाहर ना निकाला तो शहर बगदाद की रही सही आबादी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये खबर, ये ऐलान शहर वालों पर बिजली बनकर गिरी। हर कोई परेशान हो गया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अटीला का हुक्म अटल है। इससे पहले भी वो शहर में लाखों लोगों का बेदरे खून बहा चुका था। ये खबर जब खानकाह में बादशाह तक पहुंची तो वो परेशान होकर बोला, मेरे बच्चों, मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से गरीब और बेगुनाह शहरियों का और खून बहे।
दरवेश ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बादशाह सलामत, हम अपनी जान पर खेलकर आपको मौत के मुंह से बचा कर लाए हैं। हम एक बार फिर आपको और आपके शाही खानदान को खूनखार वहशी अटीला के हवाले नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, अगर तुमको ये गवारा नहीं तो मैं भी गवारा नहीं कर सकता कि सिर्फ मेरी वजह से बगदाद के सैकड़ों शहरी एक बार फिर कत्ल कर दिए जाएं। मैं अपने खानदान को ज़िबा करवा दूंगा, मगर बेगुनाह शहरियों के खून के छींटे उड़ते नहीं देख सकता। इस पर अंबर और नाग भी परेशान हो गए। बादशाह का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। वो एक नेक दिल बादशाह था और वो एक रहमदिल और खुदा से मोहब्बत करने वाला, खुदा से डरने वाला बादशाह था। वो ये कैसे गवारा कर सकता था कि सिर्फ उसकी वजह से सारे शहर वालों को मौत की नींद सुला दिया जाए। मगर दूसरी तरफ अंबर और नाग भी ये नहीं चाहते थे कि बादशाह और शाही खानदान को जालिम अटीला के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। आखिर वो बादशाह और शाही खानदान को अपनी जान हथेली पर रखकर इतनी मेहनत से बचा कर लाए थे। अंबर ने एक फैसला कर लिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, ना आप वापस अटीला की कैद में जाएंगे और ना बगदाद के एक भी शहरी का खून बहेगा। ये कैसे हो सकता है अंबर मियाँ? दरवेश ने ताज्जुब से पूछा। अंबर ने कहा, मैंने एक फैसला कर लिया है और ऐसा होकर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।